आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। हम आज से थर्ड वीक ऑफ मई शुरू करने वाले हैं। तो हम सेकेंड वीक ऑफ मई तक खत्म कर चुके थे पिछले 4 वीडियोस में। एक एक वीक की 2 वीडियोस बन रही है हमारी। हमारा टारगेट है कि आज फिर से हम इस वीडियो में थर्ड वीक ऑफ मई का नेशनल, इंटरनेशनल एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप पिछला रिवाइज कर रहे होंगे एंड मैं भी अपने पिछले पीडीएफ जो हमने कल पढ़ा था वो मैं रिवाइज कर चुका हूँ। तो आज हम थर्ड वीक ऑफ मई स्टार्ट करते हैं। So the first news under third week of May national affairs is unemployment rate at 6.7% in quarter 4 of financial year 2024। ठीक है, Q4 मतलब क्वार्टर 4। बेसिकली एक साल में 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टर 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, 4 12, ठीक है, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो क्वार्टर 4 जो है उसमें बताया गया कि इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है। ठीक है, 6.7% है क्वार्टर 4 ऑफ 2024। ठीक है, ये किसने बताया है? 22nd क्वार्टरली PLFS बाई NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, MOSPI। उसने रिलीज किया 22nd क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बुलेटिन फॉर जनवरी से मार्च, ये 3 महीने का, दैट इज क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 2024। ये 3 महीने क्वार्टर 4 है फाइनेंशियल 2024 के। इसमें बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है। इंडियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस टर्म्स फॉर पर्सन एज 15 ईयर्स एंड अबव डिक्लाइंड बाय 10 बेसिस पॉइंट। वैसे ये डिक्लाइन किया, ये अच्छी चीज है। अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% थी पहले, पिछले फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 4 में, उससे 10% गिरा है। UR in service among male population increased to 6.1% as compared to 6%। अब इसमें 6.7% में से जो पिछले साल था उसमें 6% मेल थे, उसमें से अब 6.1% हो गया। मतलब 100 में से हर 6 जो मेल है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये 6.7 में से 6 नहीं है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अमॉन्ग मेल एंड फीमेल दोनों का एवरेज लिया जाता है टोटल निकालने के लिए। तो मेल का 6 से 6.1% बढ़ गया है, मतलब मेल ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 से लोगों ने कंपेयर किया, फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 4 से। यू आर इन सिलेबस अमंग फीमेल अनरिजर्व्ड लिखा है यहाँ पे, अनरिजर्व्ड की बात की गई है। अच्छा, अनरिजर्व्ड इन CWS अमंग फीमेल सॉ डिक्लाइन ड्यूरिंग क्वार्टर टू 8.5%। पहले 9.2% था क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 23 में, अब 8.5% हो गई। ये UR फीमेल। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस है CWS। इसमें बताया गया कि फीमेल का कम हो गया है 8.5 से 9.2 से 8.5 हो गया, मेल का बढ़ गया है 6 से 6.1 हो गया एज कम्पेयर टू क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 23। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन CWS इंक्रीज टू 50.2% फ्रॉम 48.5% in quarter 4 of financial 23। For male it was 74.4% as compared to 73। For female it is increased to 25.6% from 22.7। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 6.7 हो गया है अभी एट प्रेजेंट, जो क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल 24 है। ठीक है, क्वार्टर 4 है। अभी क्वार्टर 5 की रिपोर्ट, मतलब ये क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल 25 की रिपोर्ट रहेगी अप्रैल मई जून। तो इसकी रिपोर्ट जुलाई अगस्त सितंबर के करीब आएगी। तो ये शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब, क्योंकि हमारा सितंबर एंड में पेपर होने वाला है BPO मेंस। लेकिन फिर भी अगर पूछ सकता है क्वार्टर 4 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो इट इज 6.7%। ओके, ये कंपेयर किया इन लोगों ने क्वार्टर 4 को फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर 4 से। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 4 से इन लोगों ने कंपेयर किया है। उस समय 6.8% था, तो डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन ऑफ 10 बेसिस पॉइंट्स, डिक्लाइंड बाई। ठीक है, ये लिखा है। अभी लोगों ने इसको कंपेयर किया है ओपन करके कि 6.8% में कैसे आया ये। तो 6.1% में UR है अमंग मेल एंड UR अमंग फीमेल इज 8.5%। अब इसको कंपेयर किया है पिछले साल के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 से। पहले 6% था, ये बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, एंड ये डिक्लाइन किया है वुमेन वाला, वुमेन डिक्लाइन किया है 9.2 से अब 8.5 हो गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको न्यूज़ को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। आई होप सो मेरी
लिखने वाली स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को, हाँ दिख रही है, ठीक है। सो द न्यूज इज, सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट न्यूज इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 6.7% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। बाई कौन ये रिपोर्ट देता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। सर्वे ऑफिस, इसमें और अंदर क्या बताया गया है, जो ये क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइंड बाय 10 पॉइंट्स फ्रॉम 6.8 कंपेयर टू Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। इन लोगों ने बताया। एक और चीज अंदर बताई है इन लोगों ने कि यू आर इंक्रीज लिख देते हैं, इंक्रीज्ड, यू आर मेल लिखना चाहिए था हमको वैसे, यू आर मेल इंक्रीज्ड टू 6.1% एज कंपेयर टू 6%, ओके। एंड यू आर फीमेल डिक्लाइंड फ्रॉम 9.2% to 8.5% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। इनको सॉरी ये 24 होगा, ये तो 24 का है ना, ये डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम दिस एंड दिस हैज बीन इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। यू आर मेल का, यू आर फीमेल का दिया हुआ डेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। ये कौन देता है ये भी पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देता है हमारा NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेशनल सर्विस सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑफ इंडिया, क्यों बोल रहा हूँ, ऑफिस है। FICCI and IESA signed MOU to promote electronic and semiconductor industries in India। बेसिकली बताया है, FICCI है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MOU साइन किया किसके साथ, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA, to promote innovation, bolster and the semiconductor and electronics industry for 45 supply chains, okay। किसके बीच MOU साइन हुआ है, FICCI और IESA। IESA क्या है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ, टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो इसका बस हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, किनके बीच MOU साइन हुआ है, FICCI के बीच MOU विथ किसके साथ, IESA। IESA का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, ठीक है, सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, टू प्रमोट, बेसिकली सिंपल है, टू प्रोमोट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया लिख लो, ठीक है, इंडस्ट्री इन इंडिया। इन दोनों के बीच में FICCI एंड IESA। IESA क्या है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, ठीक है, सेमीकंडक्टर का एसोसिएशन है। क्यों किया गया, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को प्रमोट किया सके इंडिया में, ठीक है। DPIIT organized ONDC startup महोत्सव in Delhi। 12 unicorns, over 125 startups showed interest to join ONDC network। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये है DPIIT का फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ONDC स्टार्टअप महोत्सव। अब ONDC क्या है हम पढ़ते हैं, आओ। ONDC लिखा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, ये ONDC है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड ONDC। ONDC स्टार्टअप महोत्सव इज अ यूनिक कोलैबोरेशन बिटवीन, किसका कोलैबोरेशन है, स्टार्टअप इनिशिएटिव और ONDC का कोलैबोरेशन है। बोथ आर फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ DPIIT, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये,
वनि वनिज्या भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, ये हुआ था, यहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। DPIIT ने ऑर्गेनाइज किया ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव। बेसिकली ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव किसका इनिशिएटिव है? कोलैबोरेशन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ओएनडीसी का। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट किसने किसने दिखाया है? बेसिकली 12 यूनिकॉर्न्स एंड ओवर 125 स्टार्टअप्स। DPIIT का फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, लिख लेते हैं। DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव। कहाँ पे? इन न्यू दिल्ली लिख लेते हैं। कहाँ पे? पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव। कोलैबोरेशन ऑफ, किसे कोलैबोरेशन से हुआ है? स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड ओएनडीसी। ठीक है, ओएनडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओएनडीसी का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और ये दोनों जो डिपार्टमेंट है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ DPIIT है। ठीक है, इसी का इनिशिएटिव है ये दोनों, स्टार्टअप इनिशिएटिव और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, DPIIT। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि DPIIT नहीं ऑर्गेनाइज कराया, तो ये दोनों के कोलैबोरेशन से है, तो इसलिए यही बोल दिया सीधा। DAHD एंड UNPD इंडिया साइंस MOU ऑन डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। बेसिकली DAHD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंदर आता है डिपार्टमेंट है। उसने MOU साइन किया है किसके साथ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ, टू एनहांस द डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। थोड़ी थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई। मैनेजमेंट इन इंडिया, कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग एट UNDP कंट्री ऑफिस इन न्यू दिल्ली, टू एनहांस एनिमल हेल्थ एंड हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस leveraging UNDP's expertise and DAHD's mandate for a robust framework in India। ठीक है, तो किसके बीच MOU साइन हुआ है? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड UNDP के साथ, UNDP का MOU साइन हुआ है। साइंस MOU किस लिए साइन किया? डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, किसके किसके बीच हुआ है? DAHD एंड UNPD MOU साइन हुआ है। क्यों हुआ है? डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और DAHD का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है बस इसमें। फोर्थ है DAHD का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने साइन किया है MOU विथ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। ठीक है, किस में किया है? फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम रिवाइज करते हैं जो चार न्यूज हमने पिछली अभी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज गॉन टू 6.7% इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2024। ये सिर्फ Q4 का है, ये पूरे फाइनेंशियल 2024 का नहीं है, ये बात याद रखना, सिर्फ Q4 का दिया हुआ है भाई। ये कौन देता है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस देता है ये रिपोर्ट। ठीक है, और ये बताया जो 6.7% है, ये पिछले जो Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2023 था उससे 10 बेस पॉइंट गिर गया है, जो कि पिछली बार 6.8% था Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2023 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि ये था इतना पहले। अब UR मेल इसके अंदर बताया गया है इंक्रीज 6.1% फ्रॉम 6.0 एंड UR फीमेल फ्रॉम 9.2 से अब 8.5 इन गिरा है ये
कितना गिर गया है, 570 बेस पॉइंट गिर के 8.5% आ गया है Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2024 में, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज फिक्की और आईएसए ने एमओयू साइन किया है। बेसिकली फिक्की ने किसके साथ एमओयू साइन किया है, हमारा आईएसए मतलब इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ एमओयू साइन किया है टू प्रमोट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में प्रमोट करने के लिए फिक्की और आईएसए ने वो किया है, एमओयू साइन किया है। आईएसए क्या है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। अब डीपीआईआईटी ने, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक ऑर्गेनाइज किया है ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है ये, न्यू दिल्ली में। और ये ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव किन दोनों का जो इनिशिएटिव है डीपीआईआईटी के, उनकी कोलैबोरेशन है। पहला है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड दूसरा ओएनडीसी। इन दोनों ने मिल के ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव निकाला है, ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव जो बेसिकली डीपीआईआईटी के ही ये दोनों पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट इन्हीं के इनिशिएटिव्स हैं। उन्होंने ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इसमें 12 यूनिकॉर्न्स एंड ओवर 125 स्टार्टअप्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज जो अभी हमने पढ़ी, डीएएचडी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने एमओयू साइन किया है किसके साथ, यूएनडीपी इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। मतलब बेसिकली यूएनडीपी का जो इंडिया वाला में जो बनाया हुआ सेंटर है, उनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है, किसके लिए, फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ कोल्ड वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब आपस में ये लोग जितना भी जो उनकी सप्लाई चेन है उनको एक दूसरे को यूज करेंगे और जितना भी फ्रेमवर्क है इंडिया में उसको बढ़ाएंगे ये लोग, ठीक है, वर्किंग फ्रेमवर्क अपना बढ़ाएंगे इंडिया में। तो नेक्स्ट न्यूज, कमिंग टू फिफ्थ न्यूज इज FICO projected India's merchandise to grow USD 500 to USD 510 billion in financial year 2025. According to Federation of Indian Export Organization FIEO, FIEO का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द एपेक्स बॉडी फॉर एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, वो एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज अराउंड 14% टू USD 500 to 510 बिलियन इन फाइनेंशियल 2025, ठीक है। मतलब 2024 के कंपैरिजन में 14% बढ़ने वाला है का एक्सपेक्टेड अनुमान है। कितना होने वाला है अब ये, USD 500 से 510 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट होने वाला है। और ये किसने बोला है, FIO मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, ठीक है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सॉ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3% विद USD 4,000 बिलियन। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन 24 में सिर्फ इतना बिलियन हुआ था, जो कि 3% ही कमी आई थी। बट इस बार बोला जा रहा है कि 2025 में 14% का इंक्रीज होगा और इतना तक जा सकता है, ठीक है। बस इतना है, इंपॉर्टेंट है। सर्विस एक्सपोर्ट विल रीच इतना बिलियन, द नेट टोटल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया विल बी अराउंड 890 to 910 बिलियन। तो बेसिकली सर्विस एक्सपोर्ट्स और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को मिला के बनता है हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विस एक्सपोर्ट को मिला के बनेगा हमारा टोटल एक्सपोर्ट, ठीक है। और टोटल एक्सपोर्ट्स कितना है, 890 से 910। तो आप लोग इतना याद रखिए, बेसिकली इस बार फाइनेंशियल 25 में इतना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड है एंड टोटल इतना एक्सपेक्टेड है। पिछली बार, इस बार 14% का ग्रोथ होगा। पिछली बार कितना था, वहीं 437 बिलियन था और फाइनेंशियल 2024 में, और जबकि ये था 3% कम, ठीक है, एज कम्पेयर टू 2023 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये न्यूज लिख लेते हैं हम। इस रिपोर्ट को किसने दिया है, FIEO ने। FIEO का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। FIO का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टेड merchandise exports to increase by 14% to
500 से 510 यूएसडी 500 बिलियन, ठीक है, एज कंपेयर टू 300 एंड कितना था, 300 एंड 437 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। अब ये न्यूज दिया टोटल एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड कितना है, ये 890 से 910 बिलियन यूएसडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूज। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज इज ईपीएफओ क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट पेमेंट फंड होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ईपीएफओ ये होता है। 11.4% मोर फॉर्मल जॉब्स इन फाइनेंशियल ईयर 2024, इन्होंने इतनी परसेंट ज्यादा जॉब्स निकाली हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल जॉब क्रिएशन अंडर ईपीएफओ रोज बाय 11.4% इन फाइनेंशियल 2024 टू इतना मिलियन एज कंपेयर टू इतना मिलियन। मतलब जॉब्स इन इंडिया इसमें इस रिपोर्ट में दिखा रहा है ईएफओ ने ज्यादा क्रिएट किया एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ created 11.4% more formal jobs ब्रैकेट में 15.4 मिलियन एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23 ब्रैकेट में कितना है 13.85 मिलियन। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑब्वियसली जो जॉब्स हैं वो बढ़नी चाहिए इंडिया में, तो ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस न्यूज। अब इन दोनों न्यूज को रिवाइज करते हैं पिछली, और हम इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ चलते हैं। फिर एफआईयू का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरेशन है ये एफआईयू, जिन्होंने प्रोजेक्ट किया है इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ेगा बाय 14% टू 500 से 510 बिलियन एज कंपेयर टू 437 बिलियन इन फाइनेंशियल 2024, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने एक चीज और बोली है कि टोटल एक्सपोर्ट है, उन्होंने सर्विस एक्सपोर्ट भी बताया बट हम टोटल एक्सपोर्ट्स लिख रहे हैं। टोटल एक्सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 890 टू 910 यूएसडी बिलियन, ठीक है, यूएसडी 890 से 910 बिलियन तक। उसके बाद ईपीएफओ है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसने 11.4% मोर जॉब्स क्रिएट किए हैं, दैट इज 15.4 मिलियन है इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू फाइनेंशियल 2020 पिछले फाइनेंशियल ईयर से। और पिछले फाइनेंशियल में कितनी हुई थी 13.85% हुई थी, इसका 11.4% ज्यादा हो गया, मतलब 15.4% हो गया, 15.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई थी। कमिंग टू इंटरनेशनल अफेयर्स, द फर्स्ट न्यूज अंडर इंटरनेशनल अफेयर्स इज वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन हेल्ड इन नीदरलैंड्स, समिट एंड एग्जीबिशन, इंडिया सेटअप इट्स मेडन पेवेलियन, ठीक है। न्यूज पढ़ते हैं हम अंडर दिस इज वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 summit and exhibition, world's largest dedicated hydrogen event, was held in Rotterdam, IO, the Netherlands from 13 से 15 मई, ठीक है। The summit featured the Made in Indian Pavilion set up by Ministry of New and Renewable Energy MNRE, Government of India, showcasing National Green Hydrogen Mission NGHM है, उसके अंडर इंडिया ने अपना मेडन पवेलियन है वो शोकेस किया है, ठीक है। The summit was organized by Sustainable Energy Council in partnership with the government of the Netherlands. India launched its National Green Hydrogen Mission in January 2023 with a budget of इतना। ये पूछ सकता है भाई, ये आज इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट ये स्टैटिक का क्वेश्चन आज भी है, ठीक है। ये अभी चल रहा है ना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसमें पूछ सकता है कि इस मिशन के तहत ये कब लॉन्च हुआ था, तो पहले जनवरी 2023 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। इसके लिए कितना बजट एलोकेशन था 19,744 करोड़। टारगेट क्या है इसका, टारगेटिंग अ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030, ठीक है। इस एग्जीबिशन में इंडिया ने अपना मेडन पवेलियन को फीचर किया है, ठीक है। फीचर द फीचर किया है मेडन इंडिया पवेलियन, इसको सेटअप किया है एमएनआरई ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है।
कहाँ पे हुआ था ये? नीदरलैंड्स में हुआ था इवेंट। क्या नाम था इवेंट का? वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन। तो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स करके लिखते हैं हम ये न्यूज। पहले न्यूज अंडर इंटरनेशनल अफेयर्स इज कि वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन। एग्जीबिशन था इसीलिए इंडिया ने अपना शोकेस किया है। एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड्स। पूछ सकता है आराम से कि कहाँ पे हुआ था, बहुत ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये इवेंट हुआ था, इसमें इंडिया ने अपना शोकेस किया मेडन पवेलियन, ये कहाँ पर हुआ था? तो फिर लिख देगा स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड्स ऐसे करके, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, नीदरलैंड्स में होता है ये, ठीक है। सो बेसिकली ये 13 से 15 तारीख तक हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया ने अपना शोकेस किया। इंडिया शोकेस देयर मेडन पवेलियन या फीचर किया। शोकेसिंग तो वो करेंगे, फीचर किया। फीचर देयर मेडन पवेलियन शोकेसिंग। शोकेसिंग क्या अपना, जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको। NGHM, ठीक है। अब NGHM के बारे में थोड़ी चीजें लिखी हैं। इसमें रुपीस कितना एलोकेट किया गया था? 19744 CR एलोकेटेड टू रीच, टू प्रोड्यूस होगा, टू प्रोड्यूस 5 MMT बाई 2030। इस मिशन का टारगेट है, ठीक है। तो ये न्यूज खत्म होती है यहाँ पे। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज इज वेस्ट बंगाल रिपोर्ट, डब्ल्यू, अच्छा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है डब्ल्यू, वेस्ट बंगाल कहाँ से आ गया? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। अच्छा, रिपोर्ट का नाम है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। The global flagship report titled Water for Shared Prosperity, को पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने मिल के इसको पब्लिश किया है। Was released during the 10th World Water Forum held in Bali, Indonesia. The 10th World Water Forum is being held from 18-25 May with the theme Water for Shared Prosperity, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम क्या है? वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। एज पर द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? 2.2 बिलियन पीपल लैक्ड एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज एंड 3.5 बिलियन पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सेफली मैनेज सैनिटेशन इन 2022। यार बहुत खराब न्यूज़ है। 2.2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर लैक टू गेट एक्सेस ऑफ सेफ सेफ एंड हेल्थ, मतलब गुड ड्रिंकिंग वाटर। तो मतलब लाइक हम लोग पानी की इतनी वेस्टेज करते हैं और इतने लोगों को इन द वर्ल्ड मिल नहीं पाता पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सो ठीक है, ये न्यूज में हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज का नाम है? वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी विद द, ये पब्लिश किसने की रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने। ये 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में, वहां पे रिपोर्ट निकाली गई। इस रिपोर्ट में बताया गया 2.2 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज एंड 3.5 बिलियन पीपल डिप्राइव्ड ऑफ सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन। मतलब पानी नहीं होने की वजह से उन्हें सैनिटेशन नहीं मिल पा रहा है 3.5 बिलियन पीपल को इन 2022। सिर्फ 2022 की रिपोर्ट बताई गई है कि इतना 2022 में 3.5 बिलियन पीपल को नहीं मिल पाया। तो ठीक है, हम ये न्यूज भी लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी।
विद किसने निकाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया के साथ इन 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हेल्ड एट बाली इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में इवेंट हेल्ड हुआ था 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। वहां पे ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। किसने किसने रिपोर्ट को पब्लिश किया? वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने मिलके। इस रिपोर्ट में बताया गया है 2.2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट गेट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब इसकी थीम क्या थी? थीम थी जो 10 वाटर फोरम था, इसकी थीम थी आपकी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। लाइक बेसिकली जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है वही इसकी थीम भी थी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। तो ठीक है, ये न्यूज में यहाँ खत्म होती है। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया है। इंडिया रैंक 39th इन यूएसए टॉप्स। सेकेंड एडिशन ऑफ ये निकाला इन्होंने। इंडिया इज रैंक 39 अमॉन्ग 119 economies with TTDI score of 4.25. India is ranked highest in South Asia and among the lower middle income economies. India was ranked 54th in TTDI in 2021 with a score of 4.1. तो 4.25 स्कोर भी इम्प्रूव हुआ है और रैंक भी काफी अच्छी हो गई है। इंडिया की 39th है, बट स्टिल अ फार वे टू गो। The United States has topped the list with a TDI score 5.24, followed by Spain 5.18 and Japan at second and third rank respectively. The index was compiled in collaboration with University of Surrey, UK. ठीक है, तो रिपोर्ट आई है हमारी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट, मतलब कहाँ ट्रैवल और टूरिज्म डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया में अच्छा डेवलप हो रहा है। यूएसए में आज भी लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यूएसए आज भी टॉप पर है। देन सेकंड इज आई गेस जापान, नहीं स्पेन, देन जापान। ओके, सो हम ये लिख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट बेसिकली रिपोर्ट भी नहीं है, इंडेक्स है। इंडेक्स किसने निकाला है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाला है। क्या है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। इसमें आया है इंडिया 39th। कितना स्कोर है? 4.25 स्कोर है एज compared to 4.1 इन 2021। ठीक है, फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, ये पता होना चाहिए अपने को। फर्स्ट यूएसए आया है, सेकंड स्पेन आया है। अपना स्पेन में लोग घूमना पसंद करते हैं, टमाटीमी खेलते हैं वहाँ पे, टमाटो वाला। जिंदगी ना मिलेगी तो आप लोगों ने देखा होगा। स्पेन मतलब फेमस है यार, स्पेन बहुत लोग घूमने जाते हैं स्पेन। एंड थर्ड इज जापान। जापान भी लोग बहुत घूमने जाते हैं ट्रेवल के लिए। सो दिस इज द रिपोर्ट। किसने निकाला है? इंडेक्स वाज कंपाइल्ड इन कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ सुर्रे, यूके में यूनिवर्सिटी है सुर्रे, यूनिवर्सिटी ऑफ सुर्रे एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज। Rangelands faces silent demise threatens food security. Losses 50% of rangelands. UNCCD report. According to United Nations Convention to Combat Desertification, report titled Global Land Outlook Thematic Report on Rangelands and Pastoralists, up to 50% of world's vast rangelands are degraded and is nearly double the previous estimates that ranges from 20% to 35%. Basically सीधा डबल हो गया रिपोर्ट ने बताया। The report was released by UNCCD in Mongolia. These lands covered 80 million square kilometer of land, 54% of the all earth on earth, ठीक है, accounted for 1.6%, 1/6 of global food production and represent nearly 33% of carbon reserves on earth. Rangelands occupy about 121 billion hectares in India
and a large part around 100 million hectares of these is considered underutilized. अंडर यूटिलाइज्ड, अच्छा उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो बेसिकली रिपोर्ट आई है, यूएनसीसीडी की रिपोर्ट है। यूएनसीसीडी क्या है बेसिकली, हम रेड ले लेते हैं तो हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि हमने सभी ग्रीन मार्क कर दिया है, तो रेड ले लेते हैं। बेसिकली यूएनसीडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। उसने रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल लैंड आउटलुक थेमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलेट्स। इसमें बताया गया है अप टू 50% ऑफ वर्ल्ड वास्ट रेंजलैंड्स आर डिग्रेडेड एंड इज नियरली डबल द प्रीवियस एस्टिमेट दैट रेंजेड फ्रॉम 20%। मतलब इन्होंने सोचा था कि 20% टू 35% रेंज है वो डिग्रेड हो सकती है, बट सीधा 50% ये निकल गया है, लगभग डबल है ये लगभग, ठीक है। रिपोर्ट वाज रिलीज बाय यूएनडीसी, कहाँ पे हुई थी ये, उलन उलन बातर में, मंगोलिया में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि ये जो लैंड्स हैं, रेंज लैंड्स, वो 80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड कवर करते हैं, दैट इज 54% ऑफ ऑल लैंड ऑन अर्थ, ठीक है। और 1.1/6 ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन भी ये करते हैं। कितना है इनका रेंजलैंड ऑक्यूपाई अराउंड 121 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया। इंडिया में ये इतना मिलियन हेक्टेयर्स हैं, ठीक है। एंड लार्ज पार्ट अराउंड 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ दीज आर अंडर यूटिलाइज्ड इन इंडिया। मतलब लगभग 21 मिलियन ही इंडिया इसको यूटिलाइज करता है रेंजलैंड्स को, लगभग 100 मिलियन अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको। रिपोर्ट निकाली गई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी, इसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन rangelands and pastoralists pastoralists। इसमें बताया गया है 50% ऑफ द लैंड ऑफ द rangeland and are degraded of world's rangeland are degraded, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, जो कि एस्टिमेट 20-55% से डबल है। रिलीज की गई है रिपोर्ट, रिलीज्ड इन मंगोलिया, ठीक है। कहाँ स्पेसिफिक नाम जरूरी नहीं है उल्लन बतर, बट हाँ मंगोलिया में रिलीज की गई है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। मंगोलिया में रिपोर्ट हुई है। अब बताया गया इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड है ये कवर करती है, अच्छा, जो कि डिग्रेड हो गई है, दैट इज 80 मिलियन। और इंडिया में 120 मिलियन हेक्टेयर्स है। नहीं नहीं नहीं, टोटल बताया, ये नहीं बताया इन्होंने। जैसे बताया टोटल लैंड जो है, वो जो रेंज लैंड्स हैं वो 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। और इंडिया में 121 मिलियन हेक्टेयर्स है, जब जिसमें से 100 हेक्टेयर्स जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना इंपॉर्टेंट है कि 50% ये हो गया है। कहाँ रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, मंगोलिया में। किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये लिखा हुआ है, हेडलाइन इंपॉर्टेंट थी, लॉसेस 50% ऑफ लैंड, यूएनडीसी की रिपोर्ट है बस ये। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल कार्बन एमिशन प्राइसिंग रेज्ड। ओ भाई कैसी लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही करते हैं। ग्लोबल कार्बन एमिशन प्राइसिंग रेज्ड रिकॉर्ड USD 104 बिलियन 2023, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है, 11th एनुअल रिपोर्ट titled State and Trends of Carbon Pricing 2024, total revenues for carbon taxes and emission trading in 2023 has reached a record high of USD 104 billion। मतलब कार्बन अगर एमिशन ज़्यादा कोई कंट्री करती है तो उससे टैक्स लेती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पार कर गया, 104 बिलियन USD का टैक्स आया है भाई साहब। मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है वर्ल्ड में स्टिल,
इतने सारे कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, इतने सारे पैक्ट साइन हो रहा है कि नहीं करना है, नेट जीरो पहुंचना है हमें, बट स्टिल इतना यूएसडी बिलियन का टैक्स आ रहा है कार्बन एमिशन पे, तो ये दैट शोज कि आज भी सारी कंट्रीज कार्बन एमिशन कर रही हैं। ठीक है, टैक्स भी तो मिल रहा है बट वी हैव टू सेव द वर्ल्ड, दैट्स इंपॉर्टेंट टू। तो लिख लेते हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024। अब इस रिपोर्ट में बोला गया है रेवेन्यू फ्रॉम कार्बन टैक्सेस एंड एमिशंस reached USD 104 billion रेवेन्यू फ्रॉम कार्बन टैक्सेस, वर्ल्ड बैंक ने निकाली है रिपोर्ट। ठीक है, एक बार पांचों पिछली न्यूज रिवाइज करते हैं, हमने 5 न्यूज पढ़ लिया और यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स भी खत्म हो जाता है। इसमें थोड़ी और चीजें देखते हैं क्या लिखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू हैज क्रॉस 100 बिलियन। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट लार्ज मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, चिली एंड हैव मेड पॉजिटिव प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन कार्बन प्राइसिंग इम्प्लीमेंटेशन। अच्छी बात है, इंडिया, ब्राजील ये सब मिडिल इनकम कंट्रीज अच्छा दिखा रही है, मतलब कम देती होंगी टैक्स, मतलब ये लोग बेसिकली कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं अपने कंट्रीज में। एट प्रेजेंट देयर आर 75 कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, increased by 2 instruments compared to 73 instruments mentioned by World Bank in the last year report। ठीक है, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, बट ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लिखा है कि इतना बिलियन का टैक्स आया है, बेसिकली कार्बन रेवेन्यू फ्रॉम कार्बन टैक्सेस है अपनी 11th एनुअल रिपोर्ट में, जो कि स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट का नाम था, उसमें बताया गया। ठीक है, तो हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार फटाफट इंटरनेशनल अफेयर। पहली न्यूज़ थी हमारी वर्ल्ड हाइड्रोजन 2024 समिट एंड एग्जीबिशन हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये? नीदरलैंड्स में, और इसमें इंडिया ने अपना शोकेस किया है, जो NGHM है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें इंडिया ने अपना फीचर किया है मेडन पवेलियन को, जो कि एक पार्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना करोड़ अलॉट हुआ है? दैट इज 19,744 करोड़ अलॉट किए गए हैं, और इसका बेसिकली टारगेट क्या है? टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030। ठीक है, तो कमिंग टू नेक्स्ट इज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ये कहाँ पे हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया का मिल के निकाला इन्होंने। बेसिकली इंडोनेशिया में 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, बाली इंडोनेशिया, उसमें रिपोर्ट निकाली गई है। उसकी वैसे बेसिकली थीम भी यही थी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। इसमें बताया गया 2.2 बिलियन पीपल स्टिल नॉट गेट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, इंडेक्स आया बेसिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें बेसिकली बताया गया है कि इंडिया में जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो ग्रो किया है, एंड इट इज नाउ रैंक 39 अमंग 119 कंट्रीज विद अ रेटिंग ऑफ 4.25 एज कम्पेयर टू 4.1 2021। अब फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे स्पेन है, टामाटीमी अपना याद है, टमाटो फाइट, एंड थर्ड इज जापान। ठीक है, फर्स्ट इज यूएसडी, सेकंड इज स्पेन एंड थर्ड इज जापान। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल लैंड आउटलुक थेमेटिक रिपोर्ट ऑन रेंजलैंड एंड पेस्ट्रियोट्स। इसमें लोगों ने बताया 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रेंजलैंड्स आर डिग्रेडेड, बेकार हो गई हैं, और ये कहाँ रिपोर्ट की रिलीज की है? मंगोलिया में। ठीक है, अब बेसिकली लास्ट न्यूज इज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है स्टेट ट्रेंड्स इन कार्बन प्राइसिंग 2024। इसमें लोगों ने बताया है कि रेवेन्यू फ्रॉम कार्बन टैक्सेस हैज बीन रीच टू USD 404 बिलियन, जो कि पहली बार 100 बिलियन का क्रॉस किया है मार्क। सो दिस वाज इन ऑल द इंटरनेशनल अफेयर न्यूज। अब हम फटाफट चलते हैं अपने बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ और वो पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पन्ने पे लिखते हैं हम लोग, बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंडर हमारी पहली न्यूज है इंडिया एक्सटेंड्स बजटरी सपोर्ट टू USD 50 मिलियन टू मालदीव्स।
तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है कितने का, 50 मिलियन मालदीव्स को। ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड बजटरी सपोर्ट, मतलब बजट में इन लोगों ने बताया ये 50 मिलियन इन द फॉर्म ऑफ अ रोल ओवर ऑफ ट्रेजरी बिल, टी बिल, टू किस तरह देगा, ट्रेजरी बिल के थ्रू देगा, टू मालदीव्स फॉर अनदर ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, आर सब्सक्राइब्ड बाय एसबीआई अंडर यूनिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट एट जीरो कॉस्ट इंटरेस्ट फ्री टू गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। तो एसबीआई सब्सक्राइब्ड होते हैं ये ट्रेजरी बिल्स, और इसके थ्रू मालदीव्स, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स को दिया जाएगा पैसा, कितना, यूएसडी 50 मिलियन मालदीव्स को इंडिया देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट ऑफ वर्क 1 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ केन्या। असिस्टेंट केन्या को प्रोवाइड किया जाएगा 1 मिलियन का, एंड यूएसडी 5 मिलियन दिया जाएगा मालदीव्स को, टू डील विद द डेवेस्टेशन कॉज बाय फ्लड्स, मतलब फ्लड्स आया था अभी केन्या में, तो हैवी रेनफॉल इन केन्या, तो उसको सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएसडी 1 मिलियन किसको देने वाली है, गवर्नमेंट ऑफ केन्या को, एंड यूएसडी 50 बिलियन सपोर्ट है मालदीव्स को। ठीक है, तो है इंडिया विल गिव यूएसडी 50 मिलियन टू मालदीव्स। और एक और न्यूज है, इंडिया देगा यूएसडी 1 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ केन्या टू डील विथ फ्लड्स। अभी फ्लड्स आए थे केन्या में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ केन्या को 1 बिलियन दिया जाएगा और 50 मिलियन दिया जाएगा मालदीव्स को बाय इंडिया। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज क्या है नेक्स्ट न्यूज, रिन्यू ने साइन किया है एमओयू विद सोसाइटी जनरल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट ऑफ यूएसडी 1 बिलियन ओवर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, इस कंपनी के साथ, सोसाइटी जनरल के साथ रिन्यू ने साइन किया है एमओयू फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट, यूएसडी 1 बिलियन लगाया जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 years। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी, क्या मार्क लाइन खिंच जाती है भाई मेरे से, अजीब सी, ब्लू लाइन लेते हैं हम। ठीक है, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी, भाई इतनी खराब लाइन क्यों खिंच रही है मेरे से, सीधा माउस नहीं चल पाता क्या। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी, रिन्यू है, उसने एमओयू साइन किया है, यूरोपियन बैंक है ये, सोसाइटी जनरल कहाँ का बैंक है, यूरोपियन बैंक है, सपोर्ट रिन्यूज एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड ग्लोबली। ठीक है, दिस पार्टनरशिप विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इंडियाज नेट जीरो गोल्स। ठीक है, अंडर दिस एमओयू विल प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1 बिलियन ओवर ऑफ नेक्स्ट 3 years, mainly through debt financing and advisory solutions. Has signed fine power purchase agreements (PPAs) with combined renewable energy capacity of 2.2 gigawatts। ठीक है, तो बेसिकली रिन्यू है, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी है, रिन्यू कंपनी है, उसने साइन किया है एमओयू किसके साथ, सोसाइटी जनरल के साथ, जनरल ये क्या है, यूरोपियन बैंक है, किस लिए साइन किया है, फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। बेसिकली इसमें है, ये है पैक्ट में, एमओयू में, कि सोसाइटी जनरल ने कितना पैसा देगी, यूएसडी 1 बिलियन दी जाएगी नेक्स्ट 3 years तक, ये बैंक इनको देगी यूएसडी 1 बिलियन ओवर नेक्स्ट 3 years, बेसिकली थ्रू डेप्थ फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सोल्यूशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डेप्थ में एक तरह से देगी, इनको वापस भी करना पड़ेगा, एंड एडवाइजरी सोल्यूशन भी ले लेगी इन लोगों से, तो वो कवर हो जाएगा उससे। दोनों के पैक्ट में, दोनों एमओयू में दोनों का फायदा होना चाहिए। तो रिन्यू का ये फायदा हो रहा है कि वो अपने एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स में हेल्प लेगी सोसाइटी जनरल के पैसों का, जो यूएसडी 1 बिलियन देगा नेक्स्ट 3 साल तक, और ये इन द फॉर्म ऑफ डेप्थ फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सोल्यूशन रीपे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। पहले नेक्स्ट न्यूज इज, अच्छा नीचे ही है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म
to transform customers' experience with innovation. State Bank of India General Insurance Company Limited introduced Bima Central. बीमा सेंट्रल इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, India's first insurance portfolio management platform, transfer customer experience with innovation. It collaborated with Bima Central, which is developed by CMS Insurance Repository Services Limited. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है. ये जो बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म है किसका है पूछ सकता है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का है. ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस को इंक्रीज किया जा सके. ठीक है, इनोवेशन लाया जाएगा इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस में. तो ये किसका है बेसिकली, SBI जनरल इंश्योरेंस का है. इंश्योरेंस लाया है बीमा सेंट्रल प्लेटफॉर्म किस लाया है, टू ट्रांसफॉर्म या इनोवेट भी लिख सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस. विद इनोवेशन लिखा है इन्होंने बाद में, तो विद इनोवेशन लिख लेते हैं. दिस इज न्यूज बस, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कोई बात. बीमा सेंट्रल, सेंट्रा जो है सेंट्रल है, सेंट्रा का लिखा हुआ है, सेंट्रल प्लेटफॉर्म है वो SBI जनरल इंश्योरेंस ने रिलीज किया है. ठीक है, अब ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उन्होंने अप्रूव किया $148.5 मिलियन लोन्स टू एनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ सिक्किम. सिक्किम को ADB ने इतना लोन, यार ये क्यों मार्क हो गया, तो बेसिकली ADB ने $148.5 मिलियन का लोन पास किया है टू एनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ सिक्किम. सिक्किम में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एनहेंस करने के लिए ADB ने 148.5 मिलियन का लोन दिया है. ठीक है, ADB देगा लोन कितने का, $148.5 मिलियन का, तो सिक्किम टू एनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये न्यूज इंपॉर्टेंस इसलिए बन जाती है क्योंकि स्टेट न्यूज की कभी लोग पूछ देते हैं सिक्किम को ADB कितना अमाउंट दे रहा है, या फिर अभी इतना अमाउंट सेक्शन हुआ है सिक्किम के एनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को करने के लिए, कौन कर रहा है, ADB कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, तुम्हारा वर्ल्ड, बहुत सारे न्यूज बोल देते हैं कि इनमें से कौन हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ADB ने लोन दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये 4 न्यूज है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. पहली न्यूज हमारे सामने आई थी, इंडिया देगा बेसिकली बजटरी, उन लोगों ने अमाउंट डिसाइड किया है $50 मिलियन टू मालदीव्स. ठीक है, मालदीव्स देगा इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने SBI के क्या कहते हैं, ट्रेजरी करके कुछ था ना, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू देगा, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. कितना देगा, 50 मिलियन देने वाला है. एंड इंडिया ने ये भी सैंक्शन किया है $1 मिलियन देने के लिए, किसको, केन्या, गवर्नमेंट ऑफ केन्या को, क्योंकि वहां पे फ्लड्स आई थी ओवर वाटर से, ओवर रेनफॉल से, तो इसकी वजह से. तो रिन्यू एक कंपनी है, उसने MOU साइन किया है सोसाइटी जनरल के साथ, जो कि यूरोपियन बैंक है. वो उनको देगा $1 बिलियन फॉर ओवर नेक्स्ट 3 years, और ताकि ये एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स अपने इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च कर सके. ठीक है, SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक प्लेटफॉर्म निकाला है, उसका नाम रखा है बीमा सेंट्रल, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस किया जा सके बाय इनोवेशन. ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज ADB ने लोन पास किया है कितने अमाउंट का, सिक्किम को, तो इट्स बेसिकली $148.5 मिलियन. ठीक है, किस लिए सैंक्शन किया है, टू एनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन सिक्किम. ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज. ओके, सो नेक्स्ट न्यूज इज टाटा AIG ने पार्टनर किया है किसके साथ, औरम के साथ, टू ऑफर सेफ वॉल्ट्स फॉर इंश्योरेंस कवरेज. टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने औरम, अ बंगलुरु बेस्ड एसेट प्रोटेक्शन फर्म के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू औरम कस्टमर्स ऑफ फॉर देयर वैल्यूज. मतलब बेसिकली एसेट प्रोटेक्शन फर्म है औरम, वहां पे आके अपना सामान रख सकते हैं, तो उसके को इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है बाय टाटा AIG.
अभी टाटा एआईजी ने का एक और हमने न्यूज पढ़ा था, आई गेस पिछले पीडीएफ पिछले में था या उससे पिछले वीडियो में था। उन्होंने सैटेलाइट में जो कंपनीज काम कर रही है उनके लिए एक इंश्योरेंस निकाला था, तो वो आपको याद होगा हिप्सो, और याद करते भी रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे हम लोग देखिए टाटा एआईजी न्यूज में आया तो मुझे वो न्यूज भी याद आ गया उससे। तो ऐसे हमारा रिवीजन होता रहता है, तो बोल बोल के जितना हो सके बोलने की कोशिश करिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी पॉज करके इसको पढ़ा करिए, एक बार बोलने की कोशिश किया करिए, बोलेंगे तो यार चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो द न्यूज इज टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस पार्टनर्ड विथ औरम। ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, बेसिकली स्टार्टअप है किसमें, एसेट प्रोटेक्शन फॉर्म है बेसिकली ये औरम, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर सेव वर्ल्ड्स फॉर इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। तो बेसिकली टाटा एआईजी ने ओरम के साथ पार्टनर किया है ताकि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर सके ओरम के कस्टमर्स फॉर द वैल्यूज। अंडर दिस पार्टनरशिप ओरम्स वर्ल्ड्स वुड हैव कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज अप टू ₹25 लाख। मतलब आपके जो वॉल्ट्स है उसका 25 लाख तक का कवरेज रहेगा। ऐसा ना हो कि 30 लाख का सामान है तो फिर भी आपको 25 लाख तक का ही पैसा मिलेगा अगर आपका कुछ हुआ, अगर औरों की गलती से हुआ, आपकी गलती से हुआ तो फिर नहीं मिलेगा कुछ। तो इंश्योरेंस कवरेज अप टू ₹25 लाख, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज आपका एलआईसी ने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर एडिशनल 3 years टू मीट एमपीएस नॉर्म्स। एज सेबी ग्रांटेड दिस additional 3 years to LIC to achieve 10% public shareholding under rule this 3 साल और दे दिए गए हैं within a time period of 5 years from date of listing. Now the revised timeline LCR to receive this before and on and before 16th में, ठीक है। बेसिकली क्या है, 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, मतलब बेसिकली पब्लिक का इसमें शेयर्स होने चाहिए एलआईसी में, तो उसके लिए 3 साल और दे दिए गए हैं बाई सेबी, ठीक है, एमपीएस नॉर्म्स के अंडर, ठीक है। इन न्यूज में लिख लेते हैं एस बी एलआईसी को, सॉरी एलआईसी गॉट 3 years extension by SEBI to have 10% public shareholding. बेसिकली इसमें ये पूछ सकता है कि कितना परसेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए कंपनी में, कितने साल उनको टाइम दिया गया और ये अचीव करने के लिए, तो 3 साल का टाइम दिया गया, ठीक है। फोन पे ने कोलैबोरेट किया है विथ लंका पे, ठीक है, लंका पे श्रीलंका की कंपनी है, टू प्रमोट यूपीआई पेमेंट्स इन श्रीलंका, ठीक है। यूपीआई पेमेंट श्रीलंका में करने के लिए फोन पे ने कोलैबोरेट किया है, फोन पे कोलैबोरेटेड विथ लंका पे टू प्रमोट यूपीआई इन श्रीलंका, ओके। तो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, एचडीएफसी बैंक सिक्योर्स $500 million फ्रॉम आईएफसी फॉर वुमेन फोकस्ड लेंडिंग। आईएफसी ने वुमेन फोकस्ड लेंडिंग के लिए $500 million दिए गए हैं एचडीएफसी बैंक को। बेसिकली अभी एचडीएफसी ने, आपने एक न्यूज पढ़ी होगी, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, हमने पढ़ी थी साथ में ही। तो एचडीएफसी ने किसी चीज के साथ, अब मैं बताऊं, चलो बता ही देता हूँ, अटल इनोवेशन के अंतर्गत कितना अमाउंट दिया था ताकि वुमेन को वो ट्रेन किया जा सके, ठीक है, ये आप बताइएगा। बेसिकली वुमेन नहीं था, सोशल सेक्टर में वो लोन प्रोवाइड किए गए थे, वो 19 पॉइंट कुछ अमाउंट था, तो आप एक बार उसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड एक और न्यूज आ रहा है, वुमेन वुमेन इसमें वुमेन लिखा है, तो एचडीएफसी बैंक से तो ये न्यूज याद आ गई कि 19 पॉइंट कुछ अटल इनोवेशन मिशन के तहत दिया गया था सोशल सेक्टर ग्रुप्स को, वुमेन के लिए, वुमेन को ट्रेन करने के लिए इन ड्रोन, आपने पढ़ा होगा न्यूज में था कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में ट्रेन करने के लिए 2 इंस्टीट्यूट है, इन आई गेस हैदराबाद में था नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड एक नोएडा में है, 2 इंस्टीट्यूट में ट्रेन किया जाएगा। तो वो न्यूज क्या थी, एक बार अच्छे से उसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। वैसे पढ़ते रहेंगे तो रिवाइज होगा, मुझे सब न्यूज याद आ जाती है, ये पढ़ता हूँ ना मैं अच्छे से, ये वाली चीज,
तो दोनों चीज न्यूज से मुझे रिलेट हो गई, ठीक है। तो कितना मिला है एचडीएफसी बैंक को? 500 मिलियन मिला है फॉर फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट अनडिजर्व्ड वुमेन बोरोवर्स, ठीक है। दिस फंडिंग एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनकम जनरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को मिला है, सी बैंक को मिला है गेट्स यूएसटी 500 मिलियन फ्रॉम आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर वुमेन फोकस्ड लेंडिंग। ये बेसिकली ये जो लोन अमाउंट मिला है इनको, ये किसी और चीज में नहीं सकते, इनको वुमेन ग्रुप्स को ही देना पड़ेगा, जो कि अनडिजर्व वुमेन बोरोवर्स है, उनको ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटी, पूछ सकता है बेसिकली कि ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटीज फंड अभी किसने निकाला है, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने निकाला है, ठीक है। बस इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता। एसबीआई म्यूचुअल फंड launched SBI automotive opportunities fund, ठीक है। एक बार जितनी हमारी पिछली की 5 न्यूज है उसको रिवाइज करते हैं फटाफट। हमने सबसे पहले पिछली न्यूज पढ़ी है, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया है किसके साथ? औरुम नामी कंपनी के साथ किया है। ये बेंगलुरु की कंपनी है। बेसिकली टू सेव वॉल्ट्स फॉर इंश्योरेंस कवरेज में हम लिख लेते हैं अप टू ₹25 lakhs, ठीक है। जितने भी वॉल्ट्स ऑफ औरुम है उसको सिक्योर किया है थ्रू टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, कितने तक? अप टू 25 lakhs तक, ठीक है। 25 lakhs। सो नेक्स्ट न्यूज इज एलआईसी को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है फ्रॉम सेबी टू हैव 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी, ठीक है। तो ये लॉ है भाई सेबी कि आपको करना था, 5 साल का दिया गया था टाइम, बट वो अचीव नहीं कर पाए तो 3 साल और दे दिए गए हैं, ठीक है। फोन पे ने कोलैब किया है लंका पे के साथ टू प्रमोट यूपीआई इन श्रीलंका, ठीक है। लंका पे के साथ किसने कोलैबोरेट किया है? गूगल पे, फोन पे और भी बहुत सारे हैं, पेजैप, कुछ भी दे देगा। और ये आपका पेटीएम, तो आप किसने किया है? एयरटेल पे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। अमेजोन पे, तो उसमें फोन पे आंसर है, ठीक है। फोन पे ने किया है लंका पे के साथ, श्रीलंका में प्रमोट कर सके यूपीआई। नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक ने, एचडीएफसी बैंक को मिला है यूएसडी 500 मिलियन किसके द्वारा? आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा फॉर वुमेन फोकस लेंडिंग, मतलब वुमेन को ये लोन देना है, ठीक है। जो अनडिजर्व वुमेन बोरोवर्स हैं, जो स्टार्टअप वुमेन है, जो फिर अपना कुछ इनकम जनरेट करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप खोलना चाहती है, तो उनको ये लोन देना पड़ेगा इनको। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने रिलीज किया है, अभी लॉन्च किया है अपना एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड बेसिकली पूछ सकता है ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड किसने रिलीज किया है? एसबीआई लिखेगा नहीं वरना लोग तो समझ में आ जाएगा। तो दैट इज रिलीज बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज इज यस बैंक लॉन्चेस यस ग्रैंडवर फॉर इंडियाज इमर्जिंग एफ्लुएंट सेगमेंट। launched Yes Grandeur, a banking program in form of savings account debit card for India's emerging affluent segment. This program targets those with an average monthly balance of 5 lakhs or a net relationship value of 20 lakhs. ठीक है। Yes Grandeur debit card offers travel benefits including zero cross currency markup charges and airport lodge access. तो बेसिकली यस बैंक ने लॉन्च किया यस ग्रैंडुअर, इसमें सेविंग्स अकाउंट, यस ग्रैंडुअर सेविंग्स अकाउंट और यस ग्रैंडुअर डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो डेबिट कार्ड क्या क्या बेनिफिट्स देगा? ट्रैवल बेनिफिट्स देगा, ताकि आपको जो भी आप करेंसी में मार्केट चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा, आपको लॉज मिलेगा एयरपोर्ट पे। बट जिसके पास मिनिमम 5 लाख रुपीज मंथली बैलेंस होगा या फिर नेट रिलेशनशिप वैल्यू 20 लाख की होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली किसने लॉन्च किया है? यस ग्रैंडुअर, DEUR, ब्रैकेट में क्या है? सेविंग्स अकाउंट है ये, अकाउंट एंड डेबिट कार्ड है ये, बाय यस बैंक है। यस बैंक ने इसको रिलीज किया है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या इन लोगों ने कंडीशंस दी हैं? एवरेज मंथली बैलेंस होना चाहिए अपना, मंथली बैलेंस ऑफ 5 लाख होना चाहिए, और नेट रिलेशनशिप वैल्यू
रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ ₹20 लाख होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में कोई भी कंडीशन और करके लिखा है तो मीट होंगी तो आप ये यस ग्राइंडर में अपना सेविंग्स अकाउंट या डेबिट कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपको ट्रैवल बेनिफिट्स मिलेंगे एंड एयरपोर्ट लॉज मिलेगा, तो ये सब है बेनिफिट्स हैं। तो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सेबी। सेबी ने रिवाइज किया है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्यूटेशन बेसिस फॉर LODR regulations. SEBI amended its listing obligation and disclosure requirement regulation 2015 with SEBI LORD amendment 2024, revising the method for calculating the capital market capitalization of in listed companies under LODR regulations. Instead of using single day market cap previously calculated on 31 March, SEBI now employs a average market capitalization over a defined period. ठीक है, this change follows recommendations from a SEBI appointment expert committee chaired by former whole-time member Santosh Kumar मोहंते, aim to facilitating ease of business. ठीक है, तो इनके द्वारा चेयर की गई थी एक कमेटी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी और उनको अमेंड करके ये लॉ पास कर दिया गया है। तो ये हम लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछ सकता है ये न्यूज़, क्योंकि सेबी रिलेटेड न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है बैंक में। 11th न्यूज़ इज सेबी ने रिवाइज किया है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्यूटेशन को। बेसिकली क्या है इसमें, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल डेज मार्केट कैप जो कि 31 ऑफ मार्च को देखा जाता था, नाउ सेबी employs and use an average market capitalization. This was recommended by a committee chaired by, हेड किया था इसको संतोष कुमार मोहंते जी ने, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सेबी ने रिवाइज कर दिया अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन कम्यूटेशन को। पहले क्या करते थे ये लोग, सिंगल डे मार्केट कैप मतलब 31 में को लोग देखते थे और हिसाब से डिसीजन लेते थे, बट उसके अलावा इन्होंने ये कमेटी ने अपना रिकमेंडेशंस दिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एक एवरेज फिक्स बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में उनके एवरेज देखना चाहिए, हिसाब से हमें करना चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन डिसाइड। तो उसके वो कमेटी का चेयर किसने किया था, संतोष कुमार मोहंते जी ने। तो उसको अब सेबी ने अमेंड कर दिया है विद सेबी LODR अमेंडमेंट 2024। इस अमेंडमेंट का नाम दिया है सेबी LODR अमेंडमेंट 2024। और कौन सा लॉ था, जो प्रीवियस लॉ था जिसको अमेंड किया गया वो था LODR रेगुलेशंस 2015 का रेगुलेशंस था, इसको अमेंड करके अब सेबी LODR अमेंडमेंट 2024 के थ्रू ये कर दिया गया है, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप अमंग PSU बैंक्स इन बिजनेस ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2024। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, पहले केनरा बैंक नहीं, केनरा बैंक सबसे ज्यादा अमाउंट था, ऐसा कुछ था। SBI फाइनेंशियल 2024 नेट प्रॉफिट राइज 21.59% से SBI का प्रॉफिट राइज किया है, बट स्टिल बिजनेस ग्रोथ का सबसे ज्यादा तुम्हारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कितना किया है देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिकॉर्डेड अ रिमार्केबल 15.4% राइज, ठीक है। तो ये अमाउंट रेट ज्यादा होगा, इसीलिए SBI फॉलोड क्लोजली विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 13.12% है। प्रॉफिट तो इतना हुआ है बट ग्रोथ रेट इतना है। टोटल बिजनेस स्टूड सिग्निफिकेंटली एट इतना करोड़ कंपेयर टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इतना करोड़। SBI बैंक ऑफ इंडिया केनरा बैंक ऑल्सो अचीव डबल डिजिट ग्रोथ इन डिपॉजिट एट 11 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। और बैंक ऑफ इंडिया भी आजकल ग्रोथ ले रहा है, वाओ, ये तो मतलब लाइक प्राइवेट होने वाला था, बट चलो अच्छी बात है, ग्रोथ दिखा रहा है तो प्राइवेट नहीं होगा इन नियर फ्यूचर, क्या पता कुछ भी हो सकता है वैसे।
ठीक है, तो टॉप किसने किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स इन क्या? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट विथ कितना है? 15.94% राइज। ठीक है। देन एसबीआई है। एसबीआई का है कितना? एसबीआई विथ 13.12% ग्रोथ। ठीक है। और एसबीआई का ही बताया फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट प्रॉफिट rises to 21.59%. Okay. So this was the news. Coming to next news is AIC signs MOU. AIC basically है Agriculture Insurance Company of India Limited. CSC CSC क्या है basically? CSC E-Governance Services India Limited है to widen संपूर्ण पशुधन कवच अक्रॉस रूरल इंडिया। अब ये क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं। एआईसी ऑफिस टू वाइडन द रीच ऑफ इट्स कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है बेसिकली। किसका प्रोडक्ट है? ये एआईसी का प्रोडक्ट है और उसने एमओयू साइन किया है सीएससी के साथ ताकि ये प्रोडक्ट जो है इसको रूरल इंडिया में वाइडन किया जा सके, मतलब लोगों को बताया जा सके कि ये बहुत और चला है। तो एआईसी का ये है बेसिकली क्या है? संपूर्ण पशुधन कवच एआईसी का प्रोडक्ट है। एआईसी प्रोडक्ट क्या है? संपूर्ण पशुधन कवच। ये कवच है बेसिकली। एआईसी क्या है बेसिकली? एआईसी है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ये इसने एमओयू साइन किया है। एमओयू किसके साथ? सीएससी के साथ टू वाइडन इट्स ये वाला संपूर्ण डब्ल्यू कवच इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को वाइडन करने के लिए एआईसी ने एमओयू साइन किया सीएससी के साथ ताकि इस कवच को रूरल इंडिया में और ज्यादा वाइडन किया जा सके। ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू सिडबी। बेसिकली सिडबी एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स साइंड एमओयू विथ हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया। सिडबी ने स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया एमओयू विथ एयरबस हेलीकॉप्टर्स फॉर फाइनेंसिंग द। अगर किसी कॉल आ रहा है बट अच्छा डीएनडी पे है, हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ाई खत्म करेंगे उसके बाद ही किसी को कॉल अटेंड करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। आप भी पढ़ें तो अपना फोन और साइलेंट मार दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ने के बाद जो भी चीजें वो टेक ऑन करें। ठीक है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज हाँ, एयरबस एंड हेलीकॉप्टर के साथ डिवीजन ऑफ एयरबस है ये। यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन है। एयरबस हमारा वो भी है, आप लोग एयरबस के थ्रू प्लेटफॉर्म भी है जिससे हम बुक भी करते हैं। तो ये सिडबी ने किया है बेसिकली। ये पूछ सकता है किसने किया है एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ हेलीकॉप्टर लाने के लिए। तो ये सिडबी ऐसे नेचुरली अगर कोई पूछेगा तो ये नहीं लगता है आंसर, बट सिडबी ने एमओयू साइन किया है। सिडबी एमओयू विथ एयरबस हेलीकॉप्टर, किस लिए? फॉर हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया। फाइनेंसिंग इन इंडिया। So let's go to the next news. Next news is related to, अच्छा ये और भी बताया गया इसमें, इंडिया फर्स्ट ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम एक्सचेंज प्रोग्राम। अच्छा नीचे ही बताया गया क्या कुछ? हाँ ये रहा। TREDS प्लेटफॉर्म RXIL क्रॉसेस 1 लाख करोड़ इन MSME इन्वेस्ट फाइनेंसिंग। तो 1 लाख करोड़ इसने पार कर लिया है। ये आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट न्यूज है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइन किया है बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। देखिए अब इंश्योरेंस कंपनी और बैंक का जब होता है तो बैंक इंश्योरेंस होता है। तो JSFB है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो JFSB का फुल फॉर्म क्या है? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बेसिकली इन्होंने बैंक इंश्योरेंस किया है। किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो जब किसी बैंक के साथ करती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनके कस्टमर जो JFSB के हैं उनको अपना इंश्योरेंस बेचेंगी, मतलब उनको प्रमोट करेंगे अपना इंश्योरेंस।
इस बैंक के, तो उसको बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है, टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइंड एमओयू, साइंड बैंक का इंश्योरेंस लिख देते हैं, का इंश्योरेंस विथ जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, बस इतना इतना इतने से सब समझ में आ जाएगा। एसबीआई ने बैंक इंश्योरेंस साइन किया है किसके साथ? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचेगी अपना फ्रॉम एसबीआई किसको? इस जाना स्मॉल बैंक के कस्टमर्स को। ठीक है, वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स, ये कंपनी है आई गेस, इसने एमओयू साइन किया है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ, टू ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स, फार्मर्स को देगी। अब ये कहाँ की कंपनी है? वीएसटी टेलर ट्रैक्टर्स है, बेंगलुरु बेस्ड है ये कंपनी, बेंगलुरु की कंपनी है, फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। ये एक्सिस बैंक के थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज देगी फार्मर्स को। ठीक है, तो ये न्यूज पे हम लिख लेते हैं, वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स, ये कंपनी है, कहाँ की कंपनी है? बेंगलुरु की कंपनी है, बेंगलुरु की कंपनी है। इन्होंने साइन किया है एमओयू विथ एक्सिस बैंक। बेसिकली एमओयू में क्या है? टू ऑफर क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर। बेसिकली अपने इक्विपमेंट्स को ये एज एज अ क्रेडिट फार्मर्स को दिया जाएगा, मतलब इन एडवांस ले सकते हैं पैसे आप, मतलब किस्तों में दे सकते हैं, बाद में दे सकते हैं। तो वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसने एक्सिस बैंक के साथ किया है। तो अपनी पिछली कुछ न्यूज को रिवाइज करते हैं हमने जो पढ़ी है। सबसे पहला यस ग्रेनेडियर्स, यस बैंक की एक स्कीम है जिसमें सेविंग्स अकाउंट और डेबिट कार्ड मिलेगा आपको यस ग्रेनेडियर का। इसमें बेसिकली इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 5 लाख होना चाहिए, या फिर नेट रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ 20 लाख होनी चाहिए। तो ये इससे आप खुलवा सकते हैं अपना यस ग्रेनेडियर का सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, अब सेबी ने रिवाइज किया है अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्यूटेशन को। पहले बेसिकली क्या था? सिंगल डे मार्केट कैप ये लोग देखते थे, बट अब उसको रिवाइज करके इन्होंने एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ये किस लिए हुआ? क्योंकि रिकमेंड किया गया था एक कमेटी के द्वारा। बेसिकली उस कमेटी को कौन चेयर कर रहे थे? हमारे संतोष कुमार मोहंते जी, जो कि प्रीवियसली फुल टाइम मेंबर रह चुके हैं सेबी में। तो नेक्स्ट न्यूज इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, उसने टॉप किया है किसमें? ग्रोथ रेट में, जिसकी ग्रोथ रेट 15.94% हुई है एज कम्पेयर टू एसबीआई। एसबीआई क्या है? एसबीआई सेकंड पोजीशन पे है विद 13.12% ऑफ ग्रोथ रेट। और इसमें बताया गया है कि एसबीआई का जो फाइनेंशियल 2024 है उसमें नेट प्रॉफिट है वो 21.59% से भरा है एसबीआई का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज एआईसी। एआईसी क्या है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ? सीएससी के साथ, ताकि वो अपना प्रोडक्ट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट संपूर्ण पशुधन कवच है, वो गांव में रूरल एरियाज में इसको फैलाया जा सके, बताया जा सके कि रूरल एरियाज में इनके स्कीम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। एआईसी के, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, किसके साथ एमओयू साइन हुआ है? सीएससी के साथ। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज सिडबी ने एमओयू साइन किया है एयर बस हेलीकॉप्टर के साथ। अरे यार वो बस बुक करते हो, रेड बस होता है, ये एयर बस है। ठीक है, एयर बस है, एयर बस हेलीकॉप्टर्स के साथ, एयर बस की एक पार्ट है एयर बस हेलीकॉप्टर के साथ। किसने साइन किया है? सिडबी ने। सिडबी ने साइन किया एमओयू फॉर हेलीकॉप्टर फाइनेंसिंग इन इंडिया। हेलीकॉप्टर के पार्ट्स के लिए फाइनेंसिंग जो हुई है वो सिडबी और एयरबस ने साथ में किया है। ठीक है, तो सेबी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, सॉरी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस पैक साइन किया है किसके साथ? हमारा जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, सो द नेक्स्ट न्यूज इज वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर, एक बेंगलुरु बेस्ड ट्रैक्टर इक्विपमेंट कंपनी है जो ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स बनाती है। उसने एमओयू साइन किया है किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ, ताकि ये जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, फार्मर्स को। सो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी, थॉमस कुक इंडिया, ये कंपनी है थॉमस कुक इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड टीसी पे फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। सो बेसिकली थॉमस कुक इंडिया एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, उसने टीसी पे, अ न्यू डिजिटल सर्विस डिजाइन टू सिंप्लीफाई द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर।
TCP offers 24/7 access, paperless transfer, user-friendly digital interface across Thomas Cook digital tools like FXNOW, business to customer B2C, ऐप पोर्टल कॉल सेंटर फॉर असिस्टेंट. ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड थॉमस कुक इंडिया. ये कहा कि है मुंबई बेस्ड है. ठीक है, मुंबई बेस्ड कंपनी है. इसने अपना प्रोडक्ट निकाला है टीसी पे. इसलिए ये फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. बेसिकली नॉर्मल अपना फोन पे जीपे जैसे होता है उसी की तरह हुआ है ये टीसे पे. बट बेसिकली हम जीपे किसी स्कैन से या फिर किसी नंबर इंडियन पेमेंट करते हैं किसी भी नंबर को या फिर किसी भी यूपीआई आईडी को या फिर स्कैनर को. ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए टीसी पे किस कंपनी ने निकाला है? थॉमस कुक इंडिया. थॉमस कुक इंडिया खाना बनाने वाली कंपनी है. खाना बनाने वाली नहीं, कुक है इसलिए हम ऐसे याद कर रहे हैं. थॉमस कुक इंडिया. टीसी पे इनके प्रोडक्ट का नाम है टीसी पे. बेसिकली टीसी क्या होता है? ट्रेन में टिकट कलेक्टर होता है. तो उसको पेमेंट कर रहे हैं ताकि वो जाके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सके. ठीक है, ऐसे याद करने का तरीका है हमारा. थॉमस कुक इंडिया जो कि मुंबई बेस्ड कंपनी है, उसका उन्होंने एक प्लेटफॉर्म निकाला है टीसी पे, जिसमें ऐप पोर्टल कॉल सेंटर सब असिस्टेंट मिलेगी आपको और इससे आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज. अच्छा, अपना खत्म हो गया बैंकिंग? आज हम लोग तेज पढ़ रहे थे क्या? या इसमें बैंकिंग फाइनेंस कम थी इस वीक? क्योंकि अभी तो सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट हुआ है. इकोनॉमी कितनी है? इकोनॉमी आई गेस एक ही पन्ने की. और इकोनॉमी खत्म कर लेते हैं आज. इकोनॉमी एंड बिजनेस भी पढ़ लेते हैं हम, ताकि कल हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से स्टार्ट करें. ठीक है, अच्छी बात है, हम थोड़ी देर ही पढ़े. अब ये नहीं है कि यार देखो कि हम लोग सिर्फ यहीं तक करते हैं तो आज 1.5 घंटे से पहले खत्म कर देते हैं. हम लोग का 2 घंटे की सिटिंग है, 2 ढाई घंटे की बैठते हैं. तो कोशिश करते हैं कि आधा घंटा और पढ़ते हैं और इसको इकोनॉमी बिजनेस एंड इकोनॉमी को भी खत्म करते हैं, ताकि कल पे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा. कल थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा. दोनों ही दिन इक्वल पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी. अब एक दिन ज्यादा पढ़ लोगे एक दिन कम पढ़ोगे तो हौच पौच हो जाएगा. ठीक है, तो आज कम पढ़ा है तो पढ़ते हैं और इकोनॉमी एंड बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं. चेंज द कलर. एमएससीआई ने अनाउंस किया है चेंजेस इन एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स. 13 इंडियन फर्म्स एडेड एंड 3 को रिमूव कर दिया गया है. बेसिकली एमएससीआई क्या है? एमएससीआई फॉर्म में अच्छा मॉर्गन स्टैनली इंटरनेशनल. ठीक है, अनाउंस किया चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एमएससी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस. ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ने अपना चेंजेस लाया ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस में. विल टेक प्लेस एज ऑफ क्लोज ऑफ 31st मई के बाद से. एज पर May 2024 review, 30 securities will be added and 3 securities will be deleted from India index. 3 companies removed from SC India are Berger Paints India Limited, Indraprasth Gas Limited and Paytm, जो कि 197 को ये पूछ सकता है. इंपॉर्टेंट. मॉर्गन स्टैनले एक अच्छी कंपनी है तो ये अच्छा खासा पूछ सकते हो. पेटीएम बड़ी बड़ी कंपनीज को निकाला है. आईजीएल भी एक अच्छी कंपनी है. आई डोंट नो ये अभी मिनी रत्ना है कि नहीं. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पेटीएम एंड बर्जर पेंट्स को, इन तीनों को रिमूव कर दिया है मॉर्गन स्टैनली ने अपने इंडेक्सेस से. ठीक है, और 13 न्यू लोगों को ऐड कर लिया है इन इंडियन इंडेक्स. ठीक है, इंडियन इंडेक्स में 3 लोगों को हटा दिया है, 3 कंपनीज को. वो ये तीन है अपनी. इंद्रप्रस्थ को भी हम हाईलाइट कर देते हैं. ठीक है, तो हम लिखते हैं इकोनॉमिक. स्टार्ट करते हैं पढ़ना. आई गेस ये पन्ना आपको दिख रहा होगा अभी सब. इकोनॉमी एंड बिजनेस. फर्स्ट न्यूज अंदर इकोनॉमी एंड बिजनेसेस. एमएससीआई, ये मॉर्गन स्टैनले है. ठीक है, स्टैनले. इसने अपना मेड चेंजेस इन एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स. बेसिकली इंडेक्सेस निकालती है एमएससीआई, उसमें से इन लोगों ने इन इंडियन इंडेक्स, इन इंडिया इंडेक्स लिख लो या इंडियन इंडेक्स लिख लो. इंडियन इंडेक्स लिखता है. 13 securities are added and 3 removed.
और वो 3 रिमूव वाली कौन है? 1 2 3 बर्जर पेंट्स, सेकेंड इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड थर्ड इज पेटीएम। ये पेटीएम के बाद इन्होंने ब्रैकेट में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इसलिए लिखा है क्योंकि पेरेंट कंपनी पेटीएम की यही है, चाइनीज कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसका ऐप है ये पेटीएम, ठीक है, इन इंडिया जो पेटीएम से चलता है। सो बेसिकली नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज 2024 इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्टेड रिवाइज टुवर्ड्स 6.9%, ठीक है। यूएन डेसाज WESP वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस published United Nations Development and Economic Affairs UN DESA's Indian economy estimate to expand by 6.9% 2024। इन लोगों ने देखिए अब इसमें लिखा है 2024, तो ये ना कि फाइनेंशियल इन लोगों ने बताया है, इन्होंने ना 2024 फाइनेंशियल ना 2025, इन्होंने बोला 2024 मतलब जनवरी से लेके आपका दिसंबर 2024 तक का इन्होंने बोला है कि जो प्रोजेक्शन है वो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है इनका 6.9% ग्रोथ, ठीक है, इंडिया का। इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर 2025 रिमेन्स अनचेंज्ड एट 6.6%। 2025 मतलब पूरा 2025 जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। दिस रिपोर्ट आल्सो एंटिसिपेट डिक्लेरेशन ऑफ कस्टमर प्राइस इन्फ्लेशन इन इंडिया फ्रॉम 5.6% टू 4.5% 2024, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडेक्सेस पूछे जा सकते हैं, मतलब इंडेक्सेस मतलब बेसिकली जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस होती हैं पूछी जाती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी पूछी जाएं, एक दो पूछी जाती हैं बस। और इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन की है ये, वैसे बेसिकली वर्ल्ड बैंक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वर्ल्ड बैंक और भी जैसे मूडीज की भी कभी पूछी जा सकती है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई की रिपोर्ट, ये सब पूछा जाता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन की है, यूएन की ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स की रिपोर्ट है, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ईयर 2024 इज 6.9%, इसको रेस्ट कर दिया गया है, दिस अपवर्ड रिवीजन फ्रॉम 6.2%, फ्रॉम 6.2, पहले इन लोगों ने 6.2% बोला था जनवरी में, बट अभी लोगों की रिपोर्ट आई है उसमें 6.9% बोल दिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, 70 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, और उसको अभी भी सेम रखा है फॉर ईयर 2025, इन लोगों ने 6.6% रखा है ना, हाँ 6.6% रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हमने इसको देख लिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन इज टू 4.83% in April 2024. Surge in food prices continues. As per data of Ministry of Statistics program implementation, the annual retail inflation rate based on All India Customer Price Index numbered is 4.83 percentage provisionally 2024, ठीक है, slightly down from 4.85% despite a continued surge in food prices. The decrease is attributed mainly to lower fuel prices, ठीक है। ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बट मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो रिलेटेड टू लास्ट मंथ, जैसे सितंबर एंड में पेपर है, अगस्त का पूछ सकता, सितंबर का पूछ सकता है, अगस्त का पूछ सकता है, इफ इन केस जुलाई का ही पूछ सकता है, बट ये है कि मई का हम पढ़ रहे हैं, मई का ऑब्वियसली नहीं पूछेगा कि मई जून देन जुलाई देन अगस्त, तो अगस्त का पूछ सकता है, सितंबर का पूछ सकता है या जुलाई का ही पूछ सकता है, तो ये न्यूज हम हर वीक हर मंथ आती है, तो वाली न्यूज को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, हम इसको ये न्यूज जो होगी रिटेल इन्फ्लेशन की ये अगस्त की पढ़ेंगे एंड जुलाई की अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज दैट इज BEML secured order worth ₹250 crore from NCL to supply BH100 rear dump trucks, ठीक है। BEML लिमिटेड जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, उन्होंने 250 करोड़ का ऑर्डर लिया है फ्रॉम नॉर्दर्न कोस्टल लिमिटेड सप्लाइंग 28 यूनिट्स ऑफ रियर डंप ट्रक्स। डंप ट्रक्स होते हैं बेसिकली आपने देखे होंगे जो कि कूड़ा उड़ा उठाते हैं या फिर सामान लोड इधर से उधर ले जाते हैं, तो उनको डंप ट्रक्स, जिनके पीछे रियर लोड होता है, ठीक है, तो उसके 28 की यूनिट्स की सप्लाई के लिए 250 करोड़ दिए गए हैं बाय नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड टू बीईएमएल, ठीक है। बीईएमएल बीईएमएल क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इनको मिला है गेट
rupees 250 CR to provide 28 units of rear trucks from, किससे रिसीव हुए? एनसीएल, एनसीएल का नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले उससे पहले हम तीनों न्यूज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इकरा की नेक्स्ट न्यूज है, बट उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। एमएससीआई बेसिकली क्या है? मॉर्गन स्टैनली कंपनी है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है। इसने अपने चेंजेस लाए हैं इंडियन इंडेक्स में, बेसिकली ग्लोबल में भी लाए हैं, बट इंडियन में क्या क्या चेंजेस लाए हैं? 13 सिक्योरिटीज को ऐड किया है इंडियन इंडेक्स में, 3 को रिमूव किया है। जो 3 को रिमूव किया है उनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, दैट इज पेटीएम को रिमूव कर दिया है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को, और बर्जर पेंट्स को रिमूव कर दिया है। 3 सिक्योरिटीज को अपने स्टैंडर्ड इंडेक्स से, ठीक है। अब यूएन, यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स एक ग्रुप है, एक पार्ट है उसका यूएन का। उसने अपना इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट किया फॉर ईयर 2024, मतलब जनवरी से लेके पूरा दिसंबर 2024 तक, टू बी 6.9%, ठीक है। 6.9% ग्रोथ, जो कि जनवरी में 6.2% बोली थी, बट अब उसको बढ़ा के 6.9% बोल दिया है। और 2025 जाके जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 की इन्होंने एस्टिमेटेड किया 6.6%, ठीक है। उसमें चेंजेस नहीं लाए हैं, 2024 वाले में चेंजेस ले आए हैं लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज इज बीईएमएल, यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने 250 करोड़ का एक ऑर्डर ग्रैब किया है, जिसमें उन्हें 28 यूनिट्स ऑफ रियर मूवर ट्रक्स उन्हें देने, रियर लोड ट्रक्स देने पड़ेंगे। बेसिकली किसको? एनसीएल ने इसको दिया है ऑर्डर को, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है। अब इकरा, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू डिप टू 4 क्वार्टर लो 6.7% इन Q4 ऑफ दिस। इकरा ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, रेटिंग एजेंसी है इकरा, ठीक है, फॉर्मर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इसने बोला है कि चारों क्वार्टर में सबसे लोएस्ट अभी डिप आने वाली है, जिसमें सिर्फ 6.7% की ग्रोथ होगी इंडिया की Q4 ऑफ 2024, ठीक है। इकरा ने रेटिंग एजेंसी है, इकरा रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इसने बोला है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिप, ग्रोथ डिप टू 4 क्वार्टर लो, मतलब चारों क्वार्टर के कंपैरिजन में 4 क्वार्टर लो 6.7% की डिप बस ग्रोथ रेट से इंडिया ग्रो करेगा, ठीक है। जबकि बाकी इन लोगों ने बताया है ग्रो टू एज प्रोडक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू मॉडरेट टू अ 4 क्वार्टर लो 6.7% फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2024 फ्रॉम 8.4% था Q3 में, ठीक है, फ्रॉम 8.4% ग्रोथ रेट इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल 2024। Q3 मतलब बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। इसमें 8.4% था, जनवरी फरवरी मार्च में 6.7% हो गया है। तो फॉर फाइनेंशियल 24 फुल फाइनेंशियल ईयर एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ जीडीपी एट 7.8% एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए ग्रोथ एट 7%, ठीक है। फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर 2024 इन लोगों ने बोला है 7.8% की ग्रोथ रेट होगी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ 7.8% की बोली है, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूज इज राइट्स। राइट्स बेसिकली है अपनी रेलवेज की कंपनी, एक्सपोर्ट आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। साइंड एक यूएसडी 111.26 मिलियन का, अप्रोक्सीमेटली 915 करोड़ का, विद बांग्लादेश रेलवे सप्लाई 200 बीजी पैसेंजर कोचेस। तो रेलवे की एक आर्म है राइट्स लिमिटेड, उसने उसको मिल रहे हैं 111.26 मिलियन फ्रॉम बांग्लादेश रेलवेज, ताकि वो 200 बीजी पैसेंजर कोच प्रोवाइड कर सके बांग्लादेश रेलवेज को, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज फंडेड बाय लग्जमबर्ग बेस्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बांग्लादेश रेलवेज टू राइट्स टू प्रोवाइड 200 बीजी पैसेंजर कोचेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है। राइट्स को कितना पैसा मिला है? राइट्स रेलवे का आर्म है, रेलवेज आर्म, रिसीव्ड यूएसडी में, यूएसडी 111.26 सीआर, नहीं मिलियन, अबे रुपीज होता तो सीआर होता ना, यूएसडी में तो मिलियन है,
मिलियन बिलियन होगा, यूएसडी इतना राइट्स को मिला फ्रॉम बांग्लादेश रेलवे टू सप्लाई 200 बीजी कोचेस। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट underscores Wright's commitment to export indigenously developed railway stock aligning with Make in India for World Vision। ठीक है, IOCL की न्यूज है। IOCL ने एक्सपोर्ट किया फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रीमियम फ्यूल XP100 श्रीलंका को। IOCL ने अपने प्रीमियम फ्यूल है, IOCL's प्रीमियम फ्यूल क्या है ये, XP100 सप्लाइड टू श्रीलंका। श्रीलंका को बेसिकली सप्लाई कर दिया। ठीक है, लीडिंग एनर्जी कंपनी एक्सपोर्ट फर्स्ट एवर पार्सल ऑफ XP100 इंडिया फर्स्ट सुपर 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इस पोर्ट ट्रस्ट का है ये, नावाशहर नवी मुंबई महाराष्ट्र टू लंका IOC अ सब्सिडरी ऑफ IOCL इन श्रीलंका। बेसिकली अपनी सब्सिडरी को दिया है टू लंका IOC सब्सिडरी ऑफ IOCL। ठीक है, इन श्रीलंका। मुझे लगा कि श्रीलंका में किसी कंपनी को दिया होगा, बट अपनी सब्सिडरी को दिया है तो क्या, तो पहला एक्सपोर्ट हुआ है, बट ठीक है, वो भाई अपनी कंपनी को दे रहे हैं तो ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत आएगा ही, वहां यूज होगा। तो टाटा स्टील ने साइन किया है ग्रिड एग्रीमेंट विद यूकेस ESO फॉर ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट एट पोर्ट टैलबॉट। बेसिकली पोर्ट टैलबॉट का है, हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। टाटा स्टील लिमिटेड ने साइन किया ग्रिड एग्रीमेंट विद नेशनल ग्रिड PLC इन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर ESO to build power infrastructure required to switch its Port Talbot site in Wales and United Kingdom to green steel project। ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे इनका ये पोर्ट, ये है बेसिकली पोर्ट टैलबॉट, यूनाइटेड किंगडम में, वेल्स में है ये। ठीक है, टाटा स्टील ने साइन किया है, टाटा स्टील साइंस ग्रिड एग्रीमेंट with नेशनल ग्रिड PLC इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑपरेटर। बेसिकली फुल फॉर्म ESO ही लिख देते हैं, ये तो उसको बताया गया कि ये है, ये ESO क्या है, नेशनल ग्रिड PLC इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर है। ठीक है, टू ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट एट फॉर ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट एट पोर्ट क्या है, टैलबॉट। बेसिकली पोर्ट टैलबॉट कहाँ पे है, इन वेल्स UK। ठीक है, so this is the agreement between Tata Steel and ESO। So coming to the last news of economics, that is logistic startup। logistic का startup है Porters become India's third unicorn in 2024। 2024 में थर्ड यूनिकॉर्न पोर्टर्स बन। भाई यूनिकॉर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है आज अभी भी। उन लोगों ने पूछ दिया था कि टोटल, उन लोगों ने डेटा दिया था कि टोटल यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इज दिस। उन लोगों ने बोल दिया था कि 2023 में, हाँ सिर्फ 2023 में कितने यूनिकॉर्न्स इन इंडिया बने थे। तो ये न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर के में डेटा आया होगा, जनवरी में डेटा आया होगा शायद, और शायद ये हमारा मेंस हुआ था फरवरी में, 25 फरवरी को शायद ये SBI क्लर्क मेंस में आया था। उन्होंने पूछ दिया था, तो आई वॉज नॉट नोइंग दैट। वैसे तो मेरा चीज़ें बहुत ही ख़राब है, ये पहले मैं पढ़ता ही नहीं था, बहुत कम पढ़ता था, तो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे से। तो बेसिकली वो न्यूज़ मुझे उसका आंसर नहीं पता था। सो दिस न्यूज़ इज लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप है। क्या है ये, बेसिकली पोर्टर नाम है इसका, पोर्टर, हैरी पॉटर का पोर्टर है लॉजिस्टिक। झाड़ू पे उड़ के जाता है क्या, ठीक है ऐसे याद कर रहे हैं हम। ये बेंगलुरु का स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है लॉजिस्टिक स्टार्टअप पोर्टर। ये बन गया है थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ 2024। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि
1 बिलियन क्रॉस कर जाती है वैल्यूएशन इनकी, यूएसडी 1 बिलियन, तो इनको यूनिकॉर्न कह दिया जाता है। ठीक है, तो सो फार ओला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप, क्रूट्रियम फाइनेंस फिनटेक फोकस सॉफ्टवेयर, सैस क्या है, परफ्यूस, आधा अदर टू। क्रूटियम के बारे में मेरे को पता था, ये मैंने पढ़ा था, ये शायद जनवरी फरवरी की न्यूज़ है। क्रूटियम बना था पहला स्टार्टअप इन 2024। फिर परफोइस, ये मुझे नहीं पता था, शायद ये अप्रैल में बना होगा। अप्रैल मई में नहीं, मार्च अप्रैल में बना होगा। इन दोनों की न्यूज़ मैंने पढ़ी नहीं है, शायद फरवरी में ही बना, फेफ की भी नहीं पढ़ी है। हाँ, शायद तब बनाओ। तो ये नहीं पता था। अब ये दोनों के बाद हमारा पॉटर भी बन गए हैं 3rd नंबर के। तो फर्स्ट इन 2024 कौन कौन बने हैं हम ये लिख लेते हैं। पहला है क्रू क्रूट्रिम, जो ओला का ओलाज एआई है, ठीक है। एंड सेकंड इज आपका परफ्यूस। परफ्यूस के बाद अब इन दोनों के बाद 3rd नंबर पे पोर्टर आ गया, 3rd यूनिकॉर्न ऑफ 2024। ठीक है, तो दैट्स इट, इकोनॉमी खत्म। यहाँ पे हम एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट जो हमने पिछला पढ़ा है। बेसिकली पहली न्यूज़ है, मतलब पहली नहीं है, 4th न्यूज़ है ऑफ इकोनॉमी एंड बिजनेसेस। इकरा रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ने Q4 और फाइनेंशियल 2024, जो Q4 मतलब जनवरी फरवरी मार्च के लिए जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 6.7% बताई है, जो कि 4 टाइम्स क्वार्टर ड्रिप है। मतलब 4 टाइम्स नहीं, 4 क्वार्टर लो है। मतलब पिछले 4 क्वार्टर के कंपेरिजन में सबसे लो है ये। सो पिछले 3 क्वार्टर कंपेरिजन में, ठीक है। तो इन लोगों ने बताया Q3 में 8.4 थी, वहीं Q4 में 6.7% आ गई है, जो सबसे कम है, ठीक है, चारों क्वार्टर्स को मिला के। और होल 2024 फाइनेंशियल ईयर की इन्होंने ग्रोथ रेट बताई है हमारे 7.8% जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। इसने इकरा ने बताई। इकरा क्या है, इंडिया की रेटिंग एजेंसी है। देन राइट्स, एक रेलवेज का प्रोडक्शन आर्म है, उसको मिला है यूएसडी 111.26 मिलियन का ऑर्डर फ्रॉम बांग्लादेश रेलवेज फॉर द सप्लाई ऑफ 200 बीजी कोचेस। इन लोगों को इतना यूएसडी मिलियन का ऑर्डर मिला है फ्रॉम बांग्लादेश रेलवेज टू प्रोवाइड 200 बीजी कोचेस, ठीक है। नेक्स्ट इज आईओसीएल ने अपना प्रीमियम फ्यूल जो है XP100, वो पहला बार एक्सपोर्ट किया है टू श्रीलंका, दैट इज टू श्रीलंका आईओसी, जो कि आईओसीएल का ही सब्सिडरी है इन श्रीलंका। XP100 है वो आईओसीएल का प्रीमियम फ्यूल है, ठीक है, पहला प्रीमियम फ्यूल है इंडिया का आईओसीएल का XP100। नेक्स्ट न्यूज इज टाटा स्टील ने ग्रिड एग्रीमेंट किया है। किसके साथ ग्रिड एग्रीमेंट होता है? बेसिकली पूरे ग्रिड लाइन को चेंज किया जाता है या फिर ग्रिड ऐड किया जाता है, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं ग्रिड एग्रीमेंट में। तो टाटा स्टील ने ग्रिड एग्रीमेंट किया है किसके साथ? ईएसओ के साथ, ताकि ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट बनाया जा सके एट पोर्ट टेलबॉट, जो कि यूएसए वेल्स में है टाटा स्टील का, उसको ग्रीन एनर्जी स्टील प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ ईएसओ। ईएसओ के साथ ग्रिड एग्रीमेंट किया है। लास्ट न्यूज इज लॉजिस्टिक स्टार्टअप पोर्टर। पोर्टर नाम है इस कंपनी का, जो कि एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। कहाँ की? बेंगलुरु बेस्ड लॉजिस्टिक स्टार्टअप है पोर्टर। उस वो बन चुका है 3rd यूनिकॉर्न और 2024। तो पहले 2 यूनिकॉर्न कौन से थे? पहला क्रूटियम बना था, ओला का एआई है ये क्रूटियम, और दूसरा पर, परफोइस बना था, सेकंड यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऑफ 2024। देन नाउ अभी बन गया है पोर्टर 3rd, ठीक है। सो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। कल इसको पीडीएफ को भी खत्म करेंगे हम 3rd वीक को। एंड यस, आई होप सो कि आप रिवाइज कर रहे होंगे जो हमने कल पढ़ा था। हमने 2nd वीक ऑफ में खत्म किया था कल। बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी प्लेलिस्ट है हमारे जीके की वो दे दिया करूँगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना लिया, आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे खोलोगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो ज़्यादा सही रहेगा कि मैंने बिल्कुल एक फॉर्मेट में सारी प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लाइन से वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एट प्रेजेंट बहुत कम लोग देखते होंगे और बहुत कम लोग फॉलो करते होंगे, बट इन फ्यूचर लोग पूछेंगे कि कैसे जीके पढ़ा, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी, मतलब सिस्टम सेट रख रहा हूँ कि आप ऐसे, मैंने ऐसे पढ़ा था, आप वीडियोस देख सकते हैं, लाइन से पढ़े हैं सारे प्लेलिस्ट बना के। सो लेट्स ओपन यूट्यूब और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट क्या कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा नेटवर्क स्लो है अभी, मैं आपको विंडो चेंज करता हूँ टू यूट्यूब। ओके, सो मुझे साइन इन करना पड़ेगा, आई एम साइंड आउट। तो दिस इज माई मेल, पासवर्ड मैं दिखाऊंगा नहीं, 1 सेकंड के लिए मैं स्टार्टिंग चले जाता हूँ। सो दिस इज माई पास,
ओके, अपनी वीडियो में सेल्फ प्रमोशन करता हुआ मैं अपने ही चैनल का। तो दिस इज माय चैनल, योर चैनल। हमारे अभी 199 सब्स हो चुके हैं भाई, जल्दी से 500 तक हम, 500 हमारा टारगेट है कि पहुंचे हम लोग। द नेक्स्ट टारगेट विल बी 1000 ऑब्वियसली। तो हम चलते हैं। एंड ये देखिए, आप प्लेलिस्ट में यहाँ पे आएंगे, आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल में ऐसे ही खोलोगे तो यहाँ करंट अफेयर्स की आपको लाइन से मिलेगी। देन ये मेरे ब्लॉग्स के, मैंने 4 ब्लॉग डाले थे, उसके मन नहीं किया, बाद में डालेंगे कभी मन करेगा तो। क्लर्क के मॉक्स, पीओ के मॉक्स, आईपीएस पीओ के मॉक्स, देन आरआरबी असिस्टेंट, आरआरबी पीओ, तो ये लाइन से आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरी प्लेलिस्ट है, इसमें आपको लाइन से वीडियोस मिलेंगे। फर्स्ट वीक का पार्ट 1, फर्स्ट वीक का पार्ट 2, सेकंड वीक का पार्ट 1, सेकंड वीक का पार्ट 2। आई होप सो आप रिवाइज करते चल रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं ऐसे भी रिवाइज करते चल रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। पढ़ते चलिएगा क्योंकि मेंस बहुत जल्दी आएगा। एंड आई होप सो कि आप सब प्री क्लियर करें, मेरा भी क्लियर हो जाए। एंड यस, तो ऑल द एफर्ट्स एंड आवर स्टडी विल बी वर्थ इट। अगर हम अभी से करते चल रहे हैं, पेड ऑफ करेंगे, सब कुछ पे ऑफ होगा, ठीक है। So that's it in this video. And if you're watching till now, have a glass of water and stay hydrated. Take care of yourself and your family. Stay safe, and we'll meet in next video. See ya.